राम राम सा। आज हम पढ़ते हैं हिंदी, और हिंदी का जो पहला बिंदु है वह है वर्ण विचार। उसके बारे में हम देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य वर्ण विचार की। सामान्य वर्ण विचार, वर्ण विचार, सामान्य वर्ण विचार। देखो, इससे पहले हम चर्चा करते हैं हिंदी शब्द के ऊपर। हिंदी शब्द के ऊपर, हिंदी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई। हिंदी है, हिंदी देश की क्या है? राजभाषा। हिंदी देश की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। प्रश्न आ जाए कि हिंदी देश की राजभाषा कब बनी, तो हिंदी देश की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। हिंदी की लिपि, अगर प्रश्न ये आ जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। फिर देखिए, हिंदी है, हिंदी दिवस, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या आता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है। कब आता है दोस्तों? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को, है ना। या देखो दोस्तों, या एक आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब आता है? 10 जनवरी को। यानी दो प्रश्न हो गए, एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को। एक आता है विश्व हिंदी दिवस, ये कब आता है? 10 जनवरी को। अब देखो, ये हिंदी है, ये देश की क्या है? राजभाषा। हिंदी देश की क्या है? राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है राज्य की भाषा, प्रशासन की भाषा। राजभाषा, राजभाषा। अब देखो, राजभाषा यानी राज्य की भाषा, प्रशासन की भाषा। हिंदी है तो संविधान में, यानी संविधान के अनुच्छेद है आर्टिकल 343 से लेकर 351 यानी अनुच्छेद 343 भाग 17 से लेकर अनुच्छेद 351 भाग 17 तक किसका उल्लेख किया गया है? हिंदी का। और क्या कहा गया है कि हिंदी देश की क्या है? राजभाषा है। यानी औपचारिक रूप से दोस्तों, औपचारिक रूप से हिंदी देश की क्या है? राजभाषा, जिसका संविधान में, यानी संविधान के अनुच्छेदों में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और अनौपचारिक रूप से हिंदी देश की क्या है? राष्ट्रभाषा। देखिए, अब देखो, अब यहां हम पढ़ते हैं सामान्य वर्ण। सामान्य वर्ण, देखिए, यानी एक तो होता है दोस्तों वर्ण विचार, एक होता है दोस्तों शब्द विचार।
एक होता है वाक्य विचार। व्याकरण है, ये देखो दोस्तों, ये व्याकरण है, ये व्याकरण है। वेदों में व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मुख की संज्ञा दी गई है। और उस व्याकरण के अंग कितने हैं? 3। एक तो है वर्ण विचार, एक है शब्द विचार और एक है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य वर्ण की। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो सामान्य वर्ण है, सामान्य वर्ण, तो सबसे पहले देखो आपके सामने यह है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार। देखिए भाषा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। या आप कह सकते हो ये भाषा की सबसे निम्नतम इकाई होती है। भाषा की सबसे निम्नतम इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। या आप कह सकते हो जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, आगे विभाजन नहीं किया जा सकता और गिनती में क्या हो? 1 हो, वहां उसे क्या कहा जाता है? वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जैसे यहां आपके सामने ये क एक वर्ण है, च एक वर्ण है, ट एक वर्ण है, तय वर्ण है, प वर्ण है, ये वर्ण है, ए वर्ण है, ई वर्ण है, उ वर्ण है और री भी एक वर्ण है। तो देखिए यहां आपको पता है क क्या है? व्यंजन है। और ये क क्या है? अर्ध व्यंजन है। तो व्यंजन क्या होता है? हलंत होता है। लेकिन ये ए, ई, उ, री, ये क्या है? स्वर है। यह है हलंत नहीं होता है, यानी स्वर कभी हलंत नहीं होता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। लेकिन देखो दोस्तों, यहां आपको यह ज्ञात रखना है कि जो भाषा है वर्तमान में, याद रखना, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या, भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। याद रखना, यह प्रश्न एक बार पूछा था कि भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। या आ जाए कि जो भाषा है उसे कौन सी अनुसूची में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। या आ जाए 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया जा चुका है? तो 22। फिर देखो दोस्तों, यहाँ जो भाषा है, हम किस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं? तो हम दोस्तों हिंदी भाषा का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो हिंदी है, इस हिंदी की जो लिपि है दोस्तों, वह कौन सी होती है? देवनागरी। यानी हिंदी की जो लिपि है वह दोस्तों कौन सी होती है? देवनागरी लिपि मानी जाती है। यानी देवनागरी लिपि है ना। अब देखो, तो एक देखो, यानी आपको याद रखना है कि जो भाषा है, भाषा के 2 स्वरूप है।
भाषा के स्वरूप कितने होते हैं? 2। याद रखना, एक तो होती है मौखिक भाषा, एक तो कौन सी होती है? मौखिक भाषा, यानी मौखिक भाषा। तो देखो यहां औ आ रहा है, औ का क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, तो क्या हो गया? मुख, और यहां इक क्या है? प्रत्यय है ना? तो ये हो गया मुख धन इक। एक होता है दोस्तों लिखित भाषा, एक होती है लिखित भाषा। अब देखिए लिखित में इत क्या है? प्रत्यय है, और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है, यानी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। अब देखो यहां लिखना तो क्या है? क्रिया है, और लिखना क्रिया है, इसमें इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा लिखना धन इत, यानी प्लस को हम क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। तो अब देखो यहां आपके सामने ये भाषा है, भाषा के स्वरूप कितने हो गए? 2। एक तो हो गई मौखिक भाषा और एक हो गई लिखित भाषा। अब देखो यहां आपके सामने प्रश्न ये पूछे, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? देखो क्या पूछा है, हमें पूछिए मौखिक, तो मौखिक हमेशा क्या होती है दोस्तों? ध्वनि होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? ध्वनि, है ना? तो देखो जैसे क, च, ट, त, प, ये आपकी क्या है? ध्वनियां है ना? लेकिन यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो दोस्तों यहां इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वह है क्या आएगा? वर्ण आएगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। और यदि ऐसा आ जाए उच्चारण के आधार पर, यदि ऐसा आ जाए उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? तो भी आपका आंसर क्या आएगा? ध्वनि आएगा। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? ध्वनि। बात किसकी है? उच्चारण। उच्चारण किससे होता है? मुख से होता है। तो मौखिक इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण। लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब देखो ऐसा आ जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे यानी देखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखो दोस्तों याद रखना, हमेशा अर्थ किसका निकलता है? शब्द का। किसका निकलता है? शब्द का, जिसे आप कह सकते हो मूल शब्द, जिसे आप क्या कह सकते हो? मूल शब्द। यह हमेशा आपको याद रखना है। हम जिस बिंदु की चर्चा करेंगे ज्यादातर क्या आएगा? शब्द ही आएगा, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, नहीं क्या ये युग्म शब्द, ये क्या है? शब्द है। जब हम चर्चा करेंगे उपसर्ग की और प्रत्यय की, तो
आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा किसके, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगता है यानी पूर्व लगता है, और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है ये है, क्योंकि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। क्योंकि आपको पता है शब्द का कोई नहीं कोई क्या होता है, अर्थ होता है। शब्द का कोई नहीं कोई क्या होता है, अर्थ होता है। इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, शब्द आएगा, है ना। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो आपको याद रखना है मूल शब्द, है ना। अब देखिए, अब देखो एक आता है आपका कि भाव, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब क्या पूछा है, भाव या भावार्थ, तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होता है, वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अब देखो, तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमेशा क्या होती है, वाक्य। अब देखो, सबसे पहले क्या आया, वर्ण, तो वर्ण से क्या बन गया, वर्ण विचार बन गया। फिर आपके सामने वर्ण और वर्ण जुड़कर दोस्तों क्या बन गया, शब्द, जो हमने पीछे पढ़ा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। और शब्द जोड़ने पर आपको पता है क्या बनता है, वाक्य। अब देखो, ये भी एक बार एग्जाम में यानी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। वर्ण आ गया, तो वर्ण क्या आ गया, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो देखिए यहां आपको पता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। याद रखना ये दोस्तों, देखो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। देखो उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे देखो, जैसे आपके सामने देखो कमल, अब कमल है, इस कमल में ध्वनि, तो ध्वनि है वो तो कितनी है, 3 है। क एक ध्वनि है, मैं एक ध्वनि है, ल एक ध्वनि है। लेकिन देखिए ये क और ये ए, मैं, ए, ल और ए, इस प्रकार से ये क हो गया, मैं और ये मैं हो गया, ल और ये क्या हो गया, ल। तो क्या बन गया, कमल। तो कमल आपके सामने एक क्या हो गया, शब्द हो गया। अब देखिए यहां आपको याद रखना है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। ये देखो दोस्तों, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब देखिए जैसे कमल खाना खा रहा है। अब देखिए कमल एक, खाना 2, और ये क्या हो गया, वर्तमान काल है ना। तो देखो यहां आपके सामने कमल एक क्या हो गया, पद हो गया।
खाना भी एक क्या हो गया, पद हो गया, और ये भी एक क्या है, पद है। और ये है दोस्तों, है क्या है, सहायक क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए, तो याद रखना, देखो, है ना, वाक्य की सबसे, प्रश्न आया हुआ है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है, पद होती है, शब्द नहीं होती है, क्या होती है, पद होती है। यानी जो शब्द था, जो हमारे पास जो कमल जो शब्द था, जैसे ही कमल वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो वहां वो शब्द क्या बन गया, अब पद बन गया, याद रखना। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पद होती है ना। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब तो आपका आंसर क्या आएगा, वर्ण। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक पूछे, तब तो आपका आंसर क्या आएगा, ध्वनि आएगा। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, वर्ण आएगा, है ना। और यदि आ जाएगी कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है, शब्द ही होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वाक्य होती है। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पद होती है। इस प्रकार से हमारे सामने तीन बिंदु आते हैं, वर्ण से वर्ण विचार बन गया, शब्द से शब्द विचार बन गया, और वाक्य से क्या बन गया, वाक्य विचार बन गया। अब देखते हैं आगे। अब देखो अब आपको बताया, देखो यहां आपके सामने एक तो है, देखो दोस्तों, व्याकरण, एक तो है व्याकरण, और एक है ये व्याकरण, देखिए व्याकरण, है ना, दो शब्द। देखो यहां ये प्रश्न भी पूछा गया है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। यहां देखिए दोस्तों, ये व्याकरण है, इस व्याकरण को हम कहेंगे शब्दशास्त्र, यानी इस व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्दशास्त्र। यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो व्याकरण पढ़ रहे हैं, न कि व्याकरण पढ़ रहे हैं। यहां जो ये व्याकरण है, इस व्याकरण शब्द का अर्थ होता है शब्दशास्त्र, यानी शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। लेकिन ये व्याकरण है, ये होता है व्याकरण यानी लिख सकते हो शब्द शास्त्र का ज्ञाता। यानी यहां आपको याद रखना है कि देखो, जो शब्द शास्त्र है, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, है ना, शब्द शास्त्र का ज्ञाता। यह वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक जो शब्द है, उसमें भी ये काम में आएगा। देखो, यानी आपसे प्रश्न पूछे कि शब्द शास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में यानी संस्कृत के अंदर शब्द शास्त्र का ज्ञाता, संस्कृत के अंदर शब्द शास्त्र का ज्ञाता दोस्तों पाणिनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पाणिनि को। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत है, संस्कृत की व्याकरण लिखने वाला कौन था, पाणिनि। और पाणिनि को संस्कृत में क्या कहा जाता है, शब्द शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। और पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में वर्णों की संख्या कितनी बताई, 63-64। यानी पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में वर्णों की संख्या कितनी बताई, 63-64। या कह सकते हो पाणिनि के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, 63-64। अब देखो, लेकिन हिंदी है, हम यहां चर्चा करते हैं किसकी, हिंदी की। हिंदी में शब्द शास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो हिंदी में शब्द शास्त्र का ज्ञाता यानी पंडित, याद रखना,
पंडित, पंडित कामता प्रसाद, पंडित कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। याद रखना, याद रखना। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाए, हम यहां किसको आधार बना रहे हैं? हिंदी में कामता प्रसाद गुरु को। तो याद रखना, शब्द शास्त्र का ज्ञाता तो हिंदी में किसे कहा जाता है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु थे, इन्होंने सबसे पहले यानी कौन सा ग्रंथ लिखा? व्याकरण ग्रंथ, या कह सकते हो इन्होंने क्या लिखी? व्याकरण। और यह जो व्यक्तित्व था या जो व्यक्ति था, ये जो पंडित जी थे, ये प्रसिद्ध हुए किसके कारण से? अपनी व्याकरण ग्रंथ के कारण से। और जो ये कामता प्रसाद गुरु थे, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1847 ईस्वी को, यानी आजादी के 100 वर्ष पहले। किसका जन्म हुआ? कामता प्रसाद गुरु का। और इसने क्या लिखा? व्याकरण ग्रंथ लिखा। और व्याकरण ग्रंथ में इन्होंने वर्ण कितने बताए? देखो, इन्होंने वर्ण कितने बताए? तो दोस्तों इन्होंने वर्ण कितने बताए? 43 बताए। कितने बताए? 43। मैं यहां एक एक पर आता हूं, मैं हर की चर्चा करूंगा। कोई कह रहा 63, कोई कह रहा 64, कोई कह रहा 43, है ना? सबकी मैं क्या करूंगा? चर्चा। तो इतना देखो, आप आगे देखिए। अब देखो, यहां देखो, हम आधार देखो, माध्यमिक, माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ण कितने बताए? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ण कितने बताए? 44। कितने बताए? 44। फिर देखो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि, लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी। इस लिपि में, इस लिपि में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी है? 52, जो एग्जाम में पूछी गई है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, उस लिपि में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। तो देखिए वो 52 कौन कौन से होते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 52 देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये 11 आपके सामने क्या आते हैं? स्वर। कौन कौन से आते हैं? स्वर। ए आ गया, आ गया, छोटी आ गया, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 तो आपके सामने क्या आएंगे? स्वर। फिर देखिए दोस्तों, अगर हम इसे आगे बढ़ाए तो आपके सामने एक तो आता है अंग, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। और एक आपके सामने क्या आता है? ये। इन्हें क्या कहते हैं? देखो यहां ए के आगे क्या लगा हुआ है? विसर्ग, है ना? तो ये जो दो वर्ण है, ये दो वर्ण न तो व्यंजन होते हैं और न ये स्वर होते हैं। तो फिर इन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, अंग और ये ए, इन्हें अयोग वाही कह सकते हो, या अगणित स्वर। क्या कहेंगे? अगणित, अगणित। अ का मतलब नहीं, गणित यानी गिनना, इसे स्वरों में नहीं गिना जाता, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अगणित स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। तो कितने हो गए? 13। फिर दोस्तों 33 क्या होते हैं? व्यंजन। 33 क्या होते हैं?
व्यंजन। देखो ये व्यंजन, अब देखो ये व्यंजन है, यहां देखो 33 क्या, देखो व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन वर्ण। अब देखो ये सब पढ़ेंगे हम। 33 यानी कै से लेकर और है से हल तक कितने हो गए, 33। ये कै कौन सा आएगा, पहला, और ये कितने नंबर आएगा, 33 नंबर पर। चाहे आप देख लेना, काउंट कर लेना। कै खे गे घे नंग, चय छय जय झय ये, टै ठै डै ढै तै थे दै धै ने, पै फै बै भै मैं, ये रे ले वे, सै है। ये कितने होंगे, 33। फिर देखो दोस्तों, चार होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब देखो चार कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो हो गया आपके सामने क्षय, एक हो गया त्रय, एक हो गया गे, और एक हो गया श्रय। ये चार हो गए संयुक्त व्यंजन वर्ण। और दो को दोस्तों, दो होते हैं ताड़नजात, दो होते हैं ताड़नजात, या होते हैं द्विगुणित। इसके देखो तीन नाम है, ताड़नजात बोल दो, द्विगुणित बोल दो, या देखो उत्क्षिप्त वर्ण बोल दो, उत्क्षिप्त। ये देखो तयाद है, क्षय है, फिर पयाद है और तय। ये कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो हो गया ये अड़य, और एक हो गया ये ढय। एक तो क्या होता है अड़य, और एक क्या होता है ढय। ये ताड़नजात कहलाते हैं। दोस्तों एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो ताड़नजात वर्ण होते हैं, अड़य और ढय, अड़य और ढय का आगे हम चर्चा करेंगे कि अड़य और ढय का प्रयोग हिंदी व्याकरण है, यानी तद्भव शब्दों में ही इनका प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में अड़य और ढय का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार अगर हम इनका योग करते हैं तो यहां देखो 11 तो स्वर है, 2 अंग है, अयोगवाही वर्ण है या अगणित स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 ताड़नजात है। इनका योग करने पर कितना आता है, 52। कितना आता है, 52। इस प्रकार आपको ज्ञात रखना है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। इस लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। जबकि हमारे हिंदी के जो विद्वान थे कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने वर्ण कितने बताए, 43। उन्होंने री को स्वर नहीं माना। उन्होंने यह कहा कि यदि किसी शब्द में री स्वर आता है तो वह शब्द तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द किसके, संस्कृत के शब्द, है ना। अब देखो यहां एक हमने लिखा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने वर्ण कितने बताए, 44। एक हमने पढ़ा या लिखा, है ना, कि जो पाणिनि जी थे उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में उन्होंने वर्ण कितने बताए, 63 और 64। तो इस प्रकार 63 भी होता है, 64 भी होता है, किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कितना मानती है, 44 मानती है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, उस लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है ना। और अब देखते हैं आगे बढ़ते, देखो अब देखो यहां अब आपको याद रखना है कि जो व्याकरण है उस व्याकरण सीखने का सही तरीका, या आप कह सकते हो भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम, भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम कह सकते हो, या भाषा का प्राकृतिक क्रम कह सकते हो, या भाषा का सार्वभौमिक क्रम कह सकते हो। वो क्या, देखो तो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम या सार्वभौमिक क्रम या प्राकृतिक क्रम। तो देखो यहां भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम, इस मनोवैज्ञानिक क्रम को आप बोलते हो प्राकृतिक क्रम, है ना। देखो इसके लिए क्या आता है, देखो सुनना आ गया,
बोलना आ गया, पढ़ना आ गया, और क्या आ गया, लिखना आ गया। देखो, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम, भाषा कितनी होती है, 22। भाषा को कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। अब देखो, यहां एक सर्वे किया गया था, एक अनुसंधान किया गया था। उस अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि जो कक्षा कक्ष में, यानी सुनने से हमें 45% सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको ये जो वीडियो है वो आपको अधिक से अधिक क्या करना है, सुनना है। सुनने से आप कितना परसेंट, 45%। और देखो दोस्तों, यहाँ ये जो दो है, यानी बोलना और पढ़ना, इन दोनों से कितना परसेंट, 30%, है ना। 30% बोलने और पढ़ने से कितना परसेंट, 30%। और ये जो लिखना है, इससे कितना आता है, 25% ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह है, मैं नहीं कर रहा हूं, एक अनुसंधान किया गया था, एक प्रैक्टिकल किया गया था। उस प्रैक्टिकल से ये क्या निकला दोस्तों, निष्कर्ष निकला। तो सुनने से 45%, बोलने से 30%, और बोलने से और पढ़ने से 30%, और लिखने से 25% ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। अब देखो, तो यहां हमने इतना पढ़ा, भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम के बारे में बात की, प्राकृतिक क्रम की बात की, है ना। तो यहां ये याद रखना। देखो, अब आगे देखो, अब आपको याद रखना है कि जो ये वर्ण है, ये वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, है ना। वर्ण के प्रकार, देखो आगे देखो, यहां आपको देखो, आगे हम पढ़ रहे हैं वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। अब देखो, चाहे संस्कृत व्याकरण हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, और चाहे उर्दू व्याकरण हो, वर्ण के प्रकार दोस्तों दो ही होते हैं। एक तो देखो, यहां आपके सामने एक तो क्या होता है, स्वर, एक तो क्या होता है, स्वर वर्ण, और एक होता है व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, दो। एक तो स्वर वर्ण और एक क्या होता है, व्यंजन वर्ण, है ना। अब देखो, यहां जो स्वर है, संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों, अच कहा जाता है। व्यंजन को क्या कहा जाता है, व्यंजन को संस्कृत व्याकरण में किसकी संज्ञा दी गई है, हल की संज्ञा दी गई है, यानी उसे हल कहा जाता है। अंग्रेजी में स्वर को क्या कहा जाता है, वाउल्स कहा जाता है, और व्यंजन को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। लेकिन हम दोस्तों चर्चा किसकी करते हैं, यहाँ स्वर की करते हैं, या हम किसकी करते हैं, व्यंजन की करते हैं, है ना। तो यहाँ हमें यह याद रखना है कि अच क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, हल क्या होता है ना। इसके अलावा देखो, अब देखिए, यहां आपको याद रखना है कि यहां आपके सामने एक तो होता है व्यंजन और एक होता है व्यंजन। देखो, एक होता है व्यंजन और एक होता है व्यंजन। यानी इसका जो उत्तर क्या होता है, देखिए यहां देखिए दोस्तों, ये व्यंजन है, इस व्यंजन का अर्थ होता है पंखा, इसका अर्थ होता है पंखा, है ना। यहां जो व्यंजन है, इस व्यंजन का अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है, या क्या होता है, पकवान होता है। क्या होता है, पकवान, है ना। अब देखिए, आपके सामने एक समस्या आ रही है कि सर हमने तो पकवान ये पढ़ा है, और मैंने पकवान आपके सामने क्या लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा, देखो, है ना। देखो, मैंने यहां पकवान क्या लिखा है, ये लिखा है, और आपने पकवान ये पढ़ा है। तो शब्द शुद्धि में ये प्रश्न आ सकता है। शब्द शुद्धि आपके सामने, अधिकतर जो शब्द शुद्धि है वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे वो आपकी क्या हो जाएगी, वो जितने भी बिंदु है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, तो यहां दोस्तों ये जो पकवान है, यह पकवान आपका क्या है, तद्भव शब्द है।
ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव शब्द है। और ये जो पकवान है यह है आपका क्या है? तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। अब देखो यहां जो ये पकवान है शब्द शुद्धि में इसे ही शुद्ध माना जाता है। तो देखो आप ये दोनों याद रख लेना, इन दोनों का अर्थ पूछा जा सकता है कि व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा होता है, और व्यंजन का अर्थ क्या होता है? वर्ण भी होता है और पकवान भी होता है। लेकिन शब्द शुद्धि में पकवान जो आप ये मैंने लिखा है दोस्तों, शब्द शुद्धि में ये शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध क्या होगा? ये पकवान होगा। यानी इस पकवान का विकृत रूप ही ये पकवान है। लेकिन ये पकवान है आपका, ये क्या है? तत्सम शब्द है, और ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की चर्चा हम आगे करेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द किसके होते हैं? यहां याद रखना, ये किसके होते हैं? हिंदी के होते हैं। और ये जो तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों, ये किसके होते हैं? ये किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। यानी हिंदी के शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है, और संस्कृत के शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे। अब देखो यहां हम सबसे पहला जो हमने पढ़ा है यहां कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर वर्ण। क्या लेते हैं? स्वर वर्ण, है ना? स्वर वर्ण। देखो स्वर वर्ण यानी स्वर वर्ण, देखो दोस्तों सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। याद रखना, सभी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। देखो दोस्तों यहां आपको बताए कई बार तो आएगा ऐसा, और कई बार क्या आएगा? ऐसा। तो दोस्तों यहां आपको याद रखना है, कई बार तो देखो मैं यहां अनुस्वार लगा रहा हूं और कई बार अनुस्वार नहीं लगा रहा हूं। तो देखो यहां जो ये है, इस पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, तो याद रखना यह हमेशा किसके लिए आता है? एक वचन के लिए। और एक वचन क्या होता है? जो गिनती में एक होता है, यानी कर्ता एक होता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये आएगा क्योंकि राम क्या एक है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन। एक क्या है? वे जयपुर जा रहे हैं, वे क्या है? बहुवचन है। तो याद रखना ये जो है यह किसके साथ आता है? हमेशा दोस्तों बहुवचन के साथ आता है ना? एक वचन और एक क्या होता है? बहुवचन, है ना? ये भी हम कहां पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम वाक्य शुद्धि में, वहां पर भी आएगा, ध्यान रखना, है ना? अब देखो तो सभी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वतंत्र का मतलब होता है इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये क्या होते हैं? अपने आप क्या होते हैं? इनका उच्चारण होता है। यानी ये जो ध्वनियां हैं, जो स्वर ध्वनियां हैं, इनका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? स्वतः होता है। स्वतः का अर्थ क्या होता है? अपने आप होता है ना? तो देखो सभी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। देखो परिभाषा देखो सामान्यतः यहां जो सामान्यतः है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अपने आप। सामान्यतः का अर्थ क्या होता है? अपने आप उच्चरित ध्वनियां ही स्वर ध्वनियां कहलाती है। स्वर ध्वनियां कहलाती है। यानी परिभाषा देखो, परिभाषा एक बार पूछी भी गई थी। सामान्यतः शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने आप उच्चरित ध्वनियां ही स्वर ध्वनियां कहलाती है। या आप कह सकते हो सभी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर कभी हलंत नहीं होता है। स्वर को कभी भी आधा नहीं किया जा सकता है। याद रखना ये। अब देखिए हिंदी में
स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। याद रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। याद रखना, देखो 11। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था 11 कौन कौन से हैं। तो देखो आपके सामने क्या आ गया? ए आ गया, ए क्या आ गया? आ गया, एक छोटी आ गया, बड़ी आ गया, छोटा हुआ आ गया, बड़ा हुआ आ गया, और ये क्या आ गया? री आ गया। ए क्या आ गया? ए आ गया, एक आई आ गया, एक ओ आ गया, और ए क्या आ गया? औ आ गया। यह आपके सामने स्वर कितने हो जाएंगे? 11। अब देखो यहां ए है, ए क्या है? स्वतंत्र है। आ स्वतंत्र है, यानी किसी की सहायता नहीं चाहिए। ए का उच्चारण क्या होगा? अपने आप होगा। आ का उच्चारण क्या होगा? अपने आप होगा। ई का, बड़ी का, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, री का, ए का, ऐ का, ओ का, औ का, है ना। तो ये देखो, एक आपको याद रखना है। देखो हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। यहां आपको याद रखना है। देखो ये क्या होता है? ए और ऐ, ये तो क्या है? सही है। ये ए है, ये एक मात्रा का प्रतीक माना जाता है। ये ऐ है, ये किसका प्रतीक? दो मात्रा का प्रतीक माना जाता है। यहां देखो ये ए है, इस ए के ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन ये एक मात्रा का प्रतीक माना जाता है ना। लेकिन देखो दोस्तों, अगर आप ऐसा समझते हो, तो ये क्या है? गलत है। क्योंकि हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है। उसकी सुंदरता यही है कि यहाँ ए और ऐ क्या होगा? सही होगा। एक ऐ और औ अगर आप लिखते हो ऐसा ए ऐ और ए से दो मात्रा वाला, ये आपके सामने क्या है? गलत है। सही क्या होगा? ए ऐ, ये एक मात्रा का और ये दो मात्रा का प्रतीक माना जाता है, जिसकी चर्चा हम संधि में भी करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ना। फिर देखो, अब देखो, तो देखो अब यहां आपके सामने ये देखो ए है। यहां देखो एक तो ए हो गया, फिर देखो आ नहीं, एक छोटी हो गया, फिर देखो एक छोटा ऊ हो गया, और एक क्या हो गया? री हो गया। क्या हो गया? री। देखो आगे चलकर हम पढ़ेंगे इन्हें किसकी संज्ञा दी गई? मूल स्वर की। इन्हें किसकी संज्ञा दी गई? मूल स्वर की। मूल स्वर देखो ए, एक तो ये ए हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और री हो गया। ये जो चार स्वर है, इन चार स्वर को दोस्तों क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर की परिभाषा क्या होती है? कि जिस स्वर का निर्माण किसी दूसरे स्वर से नहीं हो, जिस स्वर का निर्माण किसी दूसरे स्वर से नहीं हो, वहां उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। और मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक बार एसआई की एग्जाम में, एसआई की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 4 ही होती है ना। ये आपके सामने 4 है। अब देखो, अब आपके सामने एक तो आ गया, एक बड़ी आ गया, एक बड़ा हुआ आ गया, ए आ गया, ऐ आ गया, ओ आ गया, और क्या आ गया दोस्तों? औ आ गया। क्या आ गया? औ। यहां देखो आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आगे चलकर इन्हें देखो दोस्तों क्या कहा जाता है? इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे इसको, देखो पूरा। इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है ना। तो देखो यहां आ है, बड़ी है, बड़ाऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये जो 7 जो स्वर है, ये जो 7 स्वर है, इन 7 स्वर को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन 7 को ही क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। हाँ, अब देखिए हम पढ़ रहे थे यहां मूल स्वर, तो ये ए, ई, उ, री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर। कितने होते हैं? 4। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7।
संयुक्त स्वर को ही क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा। पीछे हमने ये पढ़ा, वो मैं आपको देखिए 5 मिनट में बता देता हूं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई। फिर हिंदी शब्द है हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 से लेकर अनुच्छेद 351 तक किया गया है। और अनुच्छेदों में क्या कहा गया है, अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि हिंदी देश की क्या है, राजभाषा है। और हिंदी देश की राजभाषा कब बनी, 14 सितंबर 1949 को बनी। फिर हमने ये पढ़ा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। एक ही कह दो, चाहे हिंदी दिवस कह दो या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह दो। इसके अलावा प्रश्न ये आ जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो वर्ण है यानी जो हिंदी है, उस हिंदी में क्या आता है, एक तो वर्ण विचार आता है, एक शब्द विचार आता है, और एक क्या आता है, वाक्य विचार आता है। वर्ण विचार क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है ना। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों, ध्वनि होती है, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, शब्द होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वाक्य होती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि एक तो होता है व्याकरण, एक होता है व्याकरण, है ना। तो व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दशास्त्र यानी शब्दशास्त्र। और एक होता है व्याकरण, उसका अर्थ होता है यानी वह पर दो मात्रा, अगर हम कहें वह पर दो मात्रा, वो होता है व्याकरण। उस शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्दशास्त्र का ज्ञाता। फिर मैंने ये कहा कि संस्कृत में शब्दशास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है, हमारे प्रखंड विद्वान जो संस्कृत में वे पाणिनि जी को कहा जाता है, यानी पाणिनि कह सकते हो। उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी उन्होंने लिखा, उस ग्रंथ में उन्होंने वर्णों की संख्या कितनी बताई, 63 और 64। लेकिन दोस्तों हिंदी व्याकरण लिखने वाला या हिंदी ग्रंथ बताने वाला या हिंदी ग्रंथ के बारे में जानकारी देने वाला कौन था, कामता प्रसाद गुरु था। उसे हिंदी का विद्वान कहा जाता है, यानी व्याकरण का गुरु किसे कहा जाता है, हिंदी में कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। उन्होंने वर्ण कितने बताए, 43। फिर मैंने क्या कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्णों की संख्या कितनी बताई, 44। फिर हमने दोस्तों हमने ये चर्चा की कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अंग ए क्या कहलाता है, अयोगवाई वर्ण या अगणित स्वर कहलाता है। इसके अलावा हमने चर्चा की कि जो आपका अडय और जो ढ होता है, इन्हें ताड़नजात कहा जाता है, द्विगुणित कहा जाता है, उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा क्षय, त्रय, गे, श्रय, इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार इनका योग करने पर हमारी जो संख्या बनती है वो कितनी बनती है, 52। फिर हमने आगे पढ़ा कि हिंदी है, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर्ण होता है यानी स्वर वर्ण होता है, और एक क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। एक तो हमने अर्थ लिखा व्यंजन, व्यंजन का अर्थ क्या होता है, पंखा होता है। एक व्यंजन, व्यंजन का अर्थ क्या होता है, वर्ण भी होता है और पकवान भी होता है। फिर पकवान में मैंने क्या कहा, एक पकवान तो ये होता है, एक पकवान ये होता है। शब्द शुद्धि में शुद्ध कौन सा होगा, जो मैंने आपको बताया पकवान, वही शब्द क्या होगा, शुद्ध होगा। यदि परीक्षा में आ जाए तो आपको वही क्या करना है, सही आंसर करना है। इसके अलावा हमने चर्चा की कि जो स्वर है उसकी परिभाषा क्या होती है, स्वभी स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी वो अपने आप क्या होते हैं, उद्धृत होते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए। कहने का मतलब स्वतः उद्धृत होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है, स्वर ध्वनियां कहलाती है। इसके अलावा हमने यहां यह बात की जो हिंदी में स्वर है वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। हमने बात की कि एक तो आ जो ए है, एक ई है, एक ऊ है और री है, इन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। इसके अलावा जो शेष 7 बचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो हम अगले जो वीडियो हमारा आएगा उसमें इसकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद।